हे एवरीवन, ये हमारी लेबर लॉ सीरीज जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए चल रही है, ये उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वाले वीडियो में हमने ट्रेड यूनियन एक्ट कंप्लीट किया था। अब इस वाले वीडियो में हम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 कंप्लीट करेंगे। ये वाला एक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी पूछ चुका है यूपीएससी। ठीक है, अब ये जो एक्ट हम कंप्लीट करेंगे ये किससे करेंगे? ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से इसको कंप्लीट करेंगे। और ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से कंप्लीट करने के दो रीज़न। पहला कि कुछ भी चीज़ मिस ना हो, और दूसरा इसको कंप्लीट करवाने का रीज़न है कि कुछ जो एक्ट है उसको कितना एफिशिएंटली हम कंप्लीट कर सकते हैं, कि उसमें जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नहीं पढ़ेंगे और केवल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे, जिससे हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट बहुत ही ईजी सा एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, इसको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और इसके ऐसा करो, एक पेन पेपर ले लो और उसमें जो भी चीज़ बता रहे हैं उसको नोट करते जाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मतलब पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसी तरह से इसको पढ़ेंगे। अब देखो, जो फर्स्ट पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 100 से ज़्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड होंगे इन द लास्ट 12 मंथ। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में ये अप्लाई होगा, जहाँ पर 100 से ज़्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड होंगे इन द लास्ट 12 मंथ। ठीक है, आगे देखो, इसमें दूसरी चीज़ हमें नोट करने वाली है वो है एपलेट अथॉरिटी। एपलेट अथॉरिटी क्या होती है? एपलेट अथॉरिटी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसी काम के लिए, वो कहलाती है एपलेट अथॉरिटी। ठीक है, ये कुछ बताया नहीं गया है कि कौन सी अथॉरिटी कैसी रहेगी, कौन अपॉइंट के उसका काम क्या रहेगा, बस इतना बताया गया है। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उसे एपलेट अथॉरिटी कहेंगे। अब देखो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाले में ये चीज़ याद कर लो कि ये वाला जो पॉइंट है ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का पॉइंट सब एक्ट में काम करेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द एक्ट में काम करेगा, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंडर में वो वाले टॉपिक्स, वो वाले इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स आएंगे, जैसे कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मेजर पोर्ट्स हो गए, माइंस हो गई और ऑयल फील्ड्स हो गई। ये चार याद कर लो, अगर इनसे रिलेटेड होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और बाकी अदर केसेस में जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। और ये वाला पॉइंट केवल इस एक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो हर एक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक इसके लिए इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर है जो है सर्टिफाइंग ऑफिसर। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर जो हमने ट्रेड यूनियन एक्ट में पढ़ा था उसमें इंपॉर्टेंट क्या था? उसमें इंपॉर्टेंट था रजिस्ट्रार। इस वाले एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर है वो है सर्टिफाइंग ऑफिसर। और इस सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन है? इसका मतलब है लेबर कमिश्नर, या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर, या फिर कोई भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और किसी और ऑफिसर को इस फंक्शन के लिए अपॉइंट करेगी तो वो कहलाएगा सर्टिफाइंग ऑफिसर। और हमें केवल ये याद रखना है कि वो लेबर कमिश्नर है या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर है। ठीक है, अब लेबर कमिश्नर, ये रीजनल लेबर कमिश्नर एक का अपॉइंट कहाँ से होते हैं? ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है वो लेबर कमिश्नर या रीजनल लेबर कमिश्नर होगा। ठीक है, अब एम्प्लॉयर कौन होता है? अब देखो, अगर कोई फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री का जो मैनेजर होगा वो एम्प्लॉयर होगा। अगर कोई और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, वो इसका एम्प्लॉयर कहलाएगा। और कोई अदर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है तो उसका जो कंट्रोल जिसके हाथों में होगा वो कहलाएगा। ठीक है, बाकी ये सब हमें नहीं देखना है। ट्रेड यूनियन क्या होती है हमने पढ़ा था, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में पढ़ा था, उसी डेफिनेशन, वही वाली डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई होगी। आगे देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे है सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग। अब देखो, स्टैंडिंग ऑर्डर होते क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है किस तरह से वर्क करेगा, वो वाले जो रूल्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, वो कहलाते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। और हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं उसे ये सबमिट करना जरूरी होता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अब कैसे सबमिट किया जाता है? तो विद इन 6 मंथ, जब ये वाला एक्ट किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अप्लाई होगा तो विद इन 6 मंथ उसे सर्टिफाइंग ऑफिसर को 5 कॉपीज देनी पड़ेगी, अपने स्टैंडिंग ऑर्डर की ड्राफ्ट की 5 कॉपीज उसे सर्टिफाइंग ऑफिसर को सेंड करनी पड़ेगी। और ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर होगा, ये जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें शेड्यूल में, इस एक्ट के शेड्यूल जो लास्ट में देखो दिया गया होगा, देखो दिखाते हैं, ये जो लास्ट में ये शेड्यूल दिया गया है, इस एक्ट के इस शेड्यूल के जितने भी मैटर हैं सबको डील करने वाला होगा। उस तरह से इस वाले एक्ट का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस तरह से उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, और उसको फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजा जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती हैं फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर? स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की कुछ कंडीशंस होती हैं।
वो क्या होती हैं कि जो प्रोविजंस हैं वो हर जो शेड्यूल के हर एक मैटर के लिए प्रोविजंस उस स्टैंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये इस एक्ट के प्रोविजंस की कन्फर्मिटी के साथ होना चाहिए, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और जो जितने भी शेड्यूल में जितने भी मैटर है उन सब को डील करना चाहिए। ठीक है, ये उसकी कंडीशन है, दोनों चीज़ याद रखना। आगे देखते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर का सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है? तो इसके लिए क्या होता है, जैसे जब किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अपना ड्राफ्ट सबमिट किया सर्टिफाइंग ऑफिसर को, सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, उस ड्राफ्ट को रिसीव होने के बाद वो उसे ट्रेड यूनियन या वर्कमैन्स को प्रोवाइड कर देगा उनसे उनकी ओपिनियन जानने के लिए, और उनको टाइम देगा कि तुम्हें 15 डेज के अंदर इसके लिए ओपिनियन प्रोवाइड करनी है कि इसको मॉडिफाई करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। फिर जब उसके बाद उनका ओपिनियन मिल जाएगी तो या तो उनको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, और उसके बाद फिर उसको सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है उसको मॉडिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता, उसके बाद फिर उसे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है कि हाँ ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है ये सही है और इसको हम सर्टिफाई करते हैं। ठीक है, पर अगर जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया तो कोई भी एम्प्लॉयर, वर्कमैन या ट्रेड यूनियन जो है वो एपेलेट अथॉरिटी का यहाँ पर अपील कर सकती है। जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है, हमें उसके लिए नेक्स्ट ओपिनियन चाहिए या फिर हमें उसको सर्टिफाई करवाना, तो उसको एपेलेट अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ता है। फिर एपेलेट अथॉरिटी जो है, एपेलेट अथॉरिटी के लिए एक यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो टाइम रहती है वो रहती है, टाइम लिमिट रहती है विद इन 30 डेज। जो हमें सर्टिफाइंग ऑफिसर के यहाँ से ऑर्डर, जो हमें वहाँ से ऑर्डर मिला है उसको अगर मान लो सर्टिफाई हुआ है नहीं हुआ है तो उसके अगेंस्ट में अपील करने के लिए हमारे पास जो टाइम लिमिट रहती है वो रहती है विद इन 30 डेज। और 30 डेज के बाद 30 डेज के अंदर हम एपेलेट अथॉरिटी के यहाँ अपील कर सकते हैं, और एपेलेट अथॉरिटी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, मतलब इसके आगे कहीं और अपील करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, देयर इज नो रूम फॉर फर्दर अपील। फिर उसके बाद से अब ये एपेलेट अथॉरिटी जो है इसके बाद ये या तो क्या करेगी, ये जो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिए हैं और जो उसने जो एक्शन लिया है उसको कंफर्म कर सकती है कि हाँ ये वाला सही है, या फिर उसको अमेंड कर सकती है। अगर अमेंड करेगी तो वो विद इन 7 डेज, जो उसका ऑर्डर है 7 डेज के अंदर वो अपनी कॉपीज, जो उसका नया ऑर्डर है उसकी कॉपीज सेंड कर देगी सर्टिफाइंग ऑफिसर को, एम्प्लॉयर को, ट्रेड यूनियन को। तो कितने 7 डेज के अंदर उसका जब ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो जजमेंट देगी, उसके बाद फिर 7 डेज के अंदर वो अपनी कॉपीज सेंड कर देगी। ठीक है, एपेलेट अथॉरिटी। तो ये था पूरा प्रोसेस, सर्टिफिकेशन, यहाँ पे सर्टिफिकेशन को सबमिट, जो स्टैंडिंग ऑर्डर को उसको सबमिट करने का, फिर उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, फिर उसके बाद अगर हमें अपील करनी है तो अपील कैसे करते हैं, अपील में क्या होता है। ये था पूरा, ये तीनों जो सेक्शन है इसी चीज़ों से डील करते हैं। आगे ये वाला इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर मानो अपील नहीं करनी है, ठीक है, मतलब सर्टिफाइंग ऑफिसर ने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है, तो उसके लिए क्या होगा, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो ऑन द एक्सपायरी ऑफ, दे विल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। 30 डेज के अंदर वो ऑपरेशन में आ जाएंगे, मतलब वो लागू हो जाएंगे। पर अगर अपील की गई है, तो अपील करी गई है तो फिर जब ऑर्डर होगा, जो मतलब जो एपेलेट अथॉरिटी ऑर्डर करेगी तो उसके एक्सपायरी 7 डेज की एक्सपायरी के बाद ये ऑर्डर्स ऑपरेशन में आ जाएंगे। मतलब अगर अपील नहीं होगी तो जब उसने सर्टिफाइंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है तो वो 30 डेज में, अगर अपील हुई है तो एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के 7 डेज के बाद ये ऑपरेशन में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखो, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपीज ऑफ द ऑर्डर एपेलेट अथॉरिटी आर सेंड। मतलब ऑर्डर दिया 7 दिन के अंदर वो कॉपी सेंड करती है, और कॉपी सेंड करने के 7 दिन बाद जो है ये ऑपरेशन जो है, ये ऑर्डर जो है वो ऑपरेशन में आ जाएंगे। आगे देखो, स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं ये रजिस्टर किए जाते हैं। कौन करता है इसको, रजिस्टर करता है सर्टिफाइंग ऑफिसर हो गया। पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर इसको पोस्ट करना पड़ेगा, कहीं पे भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, इंग्लिश में या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो मेजोरिटी ऑफ द वर्क में समझते हो, ताकि सब कोई इसके बारे में जान सके। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, व्हाट इज द ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर को हम मॉडिफाई कब कर सकते हैं, तो देखो स्टैंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाई तभी किया जा सकता है, देखो स्टैंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो है 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के पहले उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। पर एक कंडीशन है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है 6 मंथ के अंदर, आप इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। मतलब अगर वर्कमैन और एम्प्लॉयर अगर दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है तो फिर इस स्टैंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाई किया जा सकता है विद इन 6 मंथ, और अगर नहीं है कुछ तो फिर 6 मंथ के पहले इसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन पर। ठीक है, अगर जब मॉडिफाई करना तो वही जितनी भी पूरी प्रोसेस थी वही सेम प्रोसेस पूरी अप्लाई होगी, अपील वाला सेक्शन को इंक्लूडेड
पूरी प्रोसेस जो अभी तक हमने पढ़ी वही वाली सेम प्रोसेस अप्लाई होती है। ठीक है, अब आगे देखो, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो वर्कमैन जो है, वर्कमैन जो एम्प्लॉयर है वो वर्कमैन को सस्पेंड अगर कर दिया है उसने, तो उसको वो वेजेस प्रोवाइड करेगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस प्रोवाइड करेगा। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन चलती हो रही है या फिर कोई भी कंप्लेन में इंक्वायरी चल रही है, तो वो एम्प्लॉयर जो है वर्कमैन को सब्सिस्टेंस अलाउंस प्रोवाइड करेगा। पर कैसे प्रोवाइड करेगा? अगर वो जो इंक्वायरी है वो 90 डेज तक बस चल रही है, तो मतलब फॉर द फर्स्ट 90 डेज जो है वो जो उसको सस्पेंड किया गया है, तो उसे वो अलाउंस प्रोवाइड करेगा एट द रेट ऑफ द 50% ऑफ द वेज। ठीक है, मतलब उसे जितने 50% जितनी सैलरी मिलती थी उसका 50% वो वेज उसको प्रोवाइड करेगा फॉर द फर्स्ट 90 डेज, और फॉर द फर्दर डेज मतलब उसके 90 डेज के बाद अगर वो इंक्वायरी चल रही है तो उसे एट द रेट ऑफ द 75% ऑफ सच वेजेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 90 डेज के लिए 50% वेज है, और उसके बाद अगर चल रही है तो फिर 75% वेज के उस पर अप्लाई उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देखो, सर्टिफाइंग ऑफिसर जो हो गया अपील अथॉरिटी, दे विल हैव द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी ओरल एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं होगा। फिर ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो ये था कि ये वाला जो एक्ट है इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट और टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द गुजरात और स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र। तो कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पर ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं होगा? वो है स्टेट ऑफ गुजरात एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ये जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है ये गुजरात और महाराष्ट्र में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वाला सेम क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, यूपीएससी ने शायद 2021 में पूछा था। ठीक है, अब देखो, वर्कमैन जो होते हैं वो डेली रेटेड वर्कमैन भी होते हैं, मंथली रेटेड वर्कमैन भी होते हैं। अगर मानो डेली रेटेड वर्कमैन के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर है तो वही वाले ऑर्डर मंथली रेटेड वर्कमैन के लिए भी वही वाले ऑर्डर अप्लाई होंगे। अब यहाँ से देखो पेनल्टी एंड प्रोसीजर्स देखते हैं। तो पेनल्टी एंड प्रोसीजर, अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो ड्राफ्ट सबमिट नहीं कर पा रहा है या फिर उसको मॉडिफाई कर दिया उसने जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो ही शैल बी पनिशेबल विथ क्या 500 रुपीज़ 5000 रुपीज़ और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, अगर कंटिन्यू वही ऑफेंस कर रहा है तो फिर 200 रुपीज़ फॉर ईच डे। ठीक है, और अगर कोई एम्प्लॉयर जो स्टैंडिंग ऑर्डर बन गए हैं उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, कोई उसके कॉन्ट्रावेंशन में स्टैंडिंग ऑर्डर के वर्क कर रहा है, तो उसकी फाइन क्या हो जाएगी 100 रुपीज़ एंड अ फाइन विच में एक्सटेंड टू द 25 रुपीज़ फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस पर डे। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नो कोर्ट इन्फीरियर टू द मेट्रोपॉलिटन और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। कोई भी मेट्रोपॉलिटन या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास से कोई भी छोटा कोर्ट होगा तो इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी केस से डील नहीं करेगा वो। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो उसमें है इंटरप्रिटेशन। अगर मानो स्टैंडिंग ऑर्डर की एप्लीकेशन में या फिर इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो उसको डिसाइड कौन करेगा? लेबर कोर्ट डिसाइड करेगी। और लेबर कोर्ट किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग जो लेबर कोर्ट बनी हुई है वो इसके इंटरप्रिटेशन या इसके एप्लीकेशन के अगेंस्ट में अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो वो इसको डिसाइड करेगा कौन? लेबर कोर्ट। अब ये वाला जो एक्ट है कुछ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई नहीं होगा। अब देखो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं रूल्स जहाँ जहाँ अप्लाई होते हैं। अब देखो उन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर ये वाले जो रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। अब इनको देखो याद करने की सबसे सही तरीका है कि जितने भी सिविल सर्विस वाले हैं, सिविल सर्विस हो गया, क्लासिफिकेशन रूल हो गया, सिविल सर्विस वाले ये रूल हो गया, सिविल सर्विस रेगुलेशंस हो गया, सिविलियन डिफेंस सर्विस हो गया, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो जहाँ जहाँ पर ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे वहाँ पर ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला डेलीगेशन ऑफ पावर, देखो ये वाला सेम पॉइंट हर जगह पे कई एक्ट्स में सेम लैंग्वेज वाला मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। पर डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ चीज़ एग्जीक्यूट करनी है तो अपनी पावर्स को वो डेलीगेट कर सकता है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को, या कोई स्टेट गवर्नमेंट की कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है उसको डेलीगेट कर सकती है। ये वाली चीज़ें हैं, ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर टू मेक रूल्स, रूल्स कौन बनाएगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब सेंट्रल से जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी वहाँ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और रूल्स क्या किस किस चीज़ के लिए बनाएगी? प्रिस्क्राइब्ड एडिशनल मैटर, शेड्यूल में कौन सा एडिशनल मैटर ऐड करना है, या फिर कोई मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को बनाना है, या फिर क्या प्रोसीजर सर्टिफाइंग ऑफिसर एपीलेट अथॉरिटी फॉलो करेगी, या फिर कौन सी कितनी फीस उसके लिए लगानी है, या फिर प्रोवाइड फॉर एनी अदर मैटर विच में भी प्रिस्क्राइब, या फिर कोई और मैटर जो उसे लगता है कि इसके लिए रूल्स बनाने चाहिए।
ये वाला पॉइंट ट्रेड यूनियन एक्ट में बताया था कि ये वाला सेम पॉइंट सेम लैंग्वेज के साथ हर एक एक्ट में आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार बस पढ़ लेना और बाकी फिर आगे किसी एक्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्ट बड़े बड़े होते हैं, उसमें जितना कम टाइम वेस्ट करो उतना ही ज़्यादा सही है। अब शेड्यूल देखते हैं, जिस शेड्यूल के बेसिस पे मतलब जो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए जाते हैं, बनाना है वो है कि इसमें मैटर कौन कौन से प्रोवाइडेड है स्टैंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, मैनर ऑफ इंटीमेटिंग टू वर्कमैन पीरियड। अब ये सब चीज़ें क्या है, इसको एक रीडिंग दे लेना, ये वाली उतनी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ ये वाला एक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये वाले कुछ एक्ट हैं, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट हो गया, और मैटरनिटी बेनिफिट, चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया, अनऑर्गेनाइज वर्कर एक्ट हो गया, हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया। ये वाले एक्ट जो हैं छोटे छोटे एक्ट हैं, तो ये वाले जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। कुछ एक्ट हैं जो बड़े बड़े, उनमें थोड़ी टाइम लगेगा, ठीक है, पर वो भी सब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और जो हमारी एफिशिएंसी रहेगी वो भी ज़्यादा रहेगी। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और इस वाले एक्ट में हमने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने पढ़ लिया, इसको एक थोड़ा रीडिंग दे लेना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, उसमें देखेंगे कोई सा अच्छा सा एक्ट होगा, उसको पिकअप करेंगे, उसको फिर उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।